स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सा वेव आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितना भी तुम सुने हो, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, माइक्रो, रेडियो, इंफ्रारेड, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फ्रीक्वेंसी है, का रेंज है कि ये इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी के बीच में होगा, दूसरा इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी के बीच में होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, तो वो सब रेडिएशन को एक साथ बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। सब रेडिएशन, एक रेडिएशन को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेंज हो गया, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे स्पेक्ट्रम। जैसे इधर स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था ना इंडिया में, वहाँ से हम लोग स्पेक्ट्रम समझते हैं थोड़ा बढ़िया से। स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, जैसे अभी जियो को मिला कि आपको इस इतना स्पेक्ट्रम बांटा गया, मतलब इस फ्रीक्वेंसी में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, ये सब का यूज कीजिएगा। तो वहीं पर लेकिन मिला कुछ और, वो कुछ और यूज करने लगा, तो ये सब हुआ था घोटाला। तो ये स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। तो स्पेक्ट्रम का मतलब फ्रीक्वेंसी का रेंज, कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबको मिला दिया तो हम क्या बोल दें कि वो सब मिल क्या बन गया? स्पेक्ट्रम। तो कौन कौन से तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोई भी रेडिएशन क्या है? कोई भी रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो पहले तो समझ लेते हैं कुछ चीज कि रेडिएशंस all radiations are electromagnetic waves. All radiations or light are electromagnetic waves. Electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह का वेव है। वेव दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो कौन से तरह का वेव है? ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम पिछले क्लास में देखे थे ना, प्रोफाइल प्रोफाइल ड्रॉ किए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ट्रेवल कर रहा है, प्रोपगेट हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है परपेंडिकुलर, और दोनों भी होता है आपस में परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि अलोंग है वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा? अलोंग जेड एक्सिस। तो ये सब आपस में है परपेंडिकुलर यानी ट्रांसवर्स। तो वेब में क्या होता है? वेब में कोई चीज़ ऑसिलेट करता है, वेब में पार्टिकल ऑसिलेट करता है। जैसे वेब को हम लोग मीडियम के रिक्वायरमेंट के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मैकेनिकल और एक दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब ऐसा है जिसके लिए मीडियम का होना या नहीं होना रिक्वायर्ड नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, बिना मीडियम के भी जाता है। वैक्यूम में भी देखते हो कि सनलाइट आ रहा है, बहुत सा जगह ऐसा जहाँ पे कोई मीडियम नहीं, फिर भी सनलाइट वहाँ से अर्थ पे आ जा रहा है। तो स्पेस में भी चल सकता है रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वाटर में, ग्लास में भी जा सकता है, मीडियम में भी जा सकता है। लेकिन मैकेनिकल वेव जैसे साउंड, साउंड के लिए मीडियम का होना जरूरी है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो। लेकिन वैक्यूम में साउंड नहीं ट्रेवल करता है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, मैकेनिकल वेव हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं है, ये वैक्यूम में भी चल सकता है, मीडियम में भी चल सकता है। अब वेब में होता क्या है? किसी भी मैकेनिकल वेब में क्या होता है? वेब में जैसे साउंड वेब या कोई स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग में वे जो वेब होता है, तो स्ट्रिंग के अगर एक एंड को तुम क्या करो कि इसको ओसिलेट करते रहो, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग ऐसा शेप में बनेगा, इसमें वेब ऐसे आके जाएगा। तो वेब ट्रेवल करने से क्या होगा? मीडियम पार्टिकल के रूप में कौन है? स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का जो पॉइंट है वो ऊपर नीचे ऐसे ओसिलेट करता है, वेव आगे बढ़ता जाएगा, और जो मीडियम पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेट करता रहेगा। कैसे? परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव इधर आगे बढ़ रहा है,
कभी भी स्ट्रिंग में देखो, स्ट्रिंग के एक किनारे को फिक्स कर दो, किसी को होल्ड करा दो, और इधर से तुम एक हल्का सा इसको ओसिलेट करा के छोड़ दो, तो एक वेव पल्स बनेगा, छोटा सा वेव बनेगा, और वेव आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे वो पल्स आगे बढ़ेगा, मीडियम पार्टिकल जहाँ पर भी वेव जाएगा उसको ऊपर नीचे ओसिलेट कर देगा। पानी में कहीं पत्थर फेंक के देखो, पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो उसमें सर्कल जैसा आगे प्रोपेगेट होता है, रिपल बनता है, और रिपल आगे बढ़ता है, मतलब वेव आगे बढ़ता है। अब पानी में तुम जगह जगह पर कुछ पार्टिकल, कुछ चीज रख दो, जैसे बोट बना के रख दो कागज का, कोई ऑब्जेक्ट छोटा छोटा हल्का रख दो जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो जैसे ही ये रिपल आगे बढ़ेगा, बोट के पास पहुंचेगा, तो बोट आगे नहीं चला जाएगा, बोट क्या करेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो जैसे ही वेव पहुंचा ऑब्जेक्ट के पास, मीडियम पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो वेव अगर चलेगा इधर, तो मीडियम पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओसिलेट करेगा, मीडियम पार्टिकल नहीं जाता है। मीडियम पार्टिकल का प्रोपगेशन नहीं होता, केवल किस चीज का आगे कौन सा चीज आगे बढ़ता है, प्रोपगेट करता है, एनर्जी, एनर्जी और मोमेंटम। तो एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल को एनर्जी मिला, उसको मिला, इस तरह से आगे वेव का एनर्जी बढ़ता है, वेव का प्रोपगेशन होता है। और मीडियम पार्टिकल के साथ क्या होता है, जैसे ही मीडियम पार्टिकल को एनर्जी मिलेगा, वो ऊपर नीचे अप डाउन ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो ऐसा वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, मीडियम पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है और वेव ऐसे जा रहा है, यानी मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स, तो ऐसे को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। लेकिन साउंड में क्या होता है, साउंड में साउंड वेव इधर जा रहा है और गैसियस मॉलिक्यूल या मीडियम पार्टिकल को भी उधर ही ऐसे ऑसिलेट करा रहा है, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल। तो उसमें मीडियम पार्टिकल अलॉन्ग प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑसिलेट करता है, और ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑसिलेट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो मीडियम पार्टिकल के साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, मीडियम पार्टिकल नहीं तब भी वहां पर वो है, तो उसमें ऑसिलेट कौन चीज करता है, उसमें ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैकेनिकल वेव, साउंड, रिपल इन ए पॉन्ड, स्ट्रिंग वेव, ये सब क्या है, मैकेनिकल है, मीडियम का होना जरूरी है। तो उसमें मीडियम पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू वेव इधर जा रहा है और उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव में वेव इधर जाएगा और एयर मॉलिक्यूल भी उसी के अबाउट ऑसिलेट करेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन स्ट्रिंग में वेव, रिपल इन ए पॉन्ड, ये सब जो है वो उसमें मीडियम पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करता ही नहीं है, हवा में लाइट जा रहा है, तो हवा जो एयर मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल है, ये सब जो मीडियम पार्टिकल होगा उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो उसका ऑसिलेशन नहीं होगा। तो उसका ऑसिलेशन नहीं होगा, ऑसिलेशन किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड से, या फिर उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड से, या उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, याद कर लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन, और वो परपेंडिकुलर में होता है ओसिलेट, कैसे ओसिलेट होता है, साइनसॉइडली। तो इसको भी याद करना है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब हम लोग देखते हैं कि दो वर्ड यूज किए, रेडिएशन और लाइट। देख रहे हो, लाइट तो हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, जो दिख गया, जिसको देख पा रहे हैं वो लाइट है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे, रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तरह का है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग देख पाते हैं तो उसको लाइट बोलेंगे, और जो नहीं दिखाई पड़े उसके लिए रेडिएशन बोलेंगे। तो सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी है। तो सबका कौन कौन सा तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे जो पहले हम लिस्ट में रखेंगे, हम क्या कर रहे हैं ना कि कम फ्रीक्वेंसी वाला से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उस वेव को पहले हम रख रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेव को बाद में लाते जाएंगे। ठीक है, हम लोग फ्रीक्वेंसी के आधार पे वेव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला वेव एक कौन सा है, रेडियो वेव। रेडियो
वेव। और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन सबको पता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर क्या होता है, स्पीड होता है, स्पीड होता है। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर स्पीड। और अगर वैक्यूम की बात हो रही है तो वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, जी होता है। ये हो गया किस में, स्पेस में। इन स्पेस, स्पेस में ये फॉर्मूला लगेगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, जी 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये किस में चलेगा, ये चलेगा फॉर्मूला किस में, मीडियम में। किसी मीडियम की बात हो रहा है तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या होगा, उस मीडियम में स्पीड। तो किसी वेव के लिए हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर स्पीड ऑफ वेव। जिसका वेव फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे सबसे ज़्यादा कि कम, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कि सबसे कम, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। और ये भी जान लो जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है उसका एनर्जी भी बहुत कम है। किसी वेव के पास एनर्जी कितना होता है, किसी फोटोन के पास, फोटोन वेव किस चीज़ से बना हुआ, लाइट किस से बना हुआ, फोटोन से। तो उस फोटोन में कितना एनर्जी भरा हुआ है, तो एनर्जी इक्वल्स टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी या फिर एच सी बाई लैम्डा। देख लो जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है उसका एनर्जी कम है। तो अब बताओ सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम बताना है। रेडियो वेव सबसे कम एनर्जी है रेडियो वेव में, यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, सबसे अधिक वेवलेंथ है। रेडियो वेव, रेडियो वेव्स आर लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव्स। तो ये जो है ना सबसे लंबा वेव है, सबसे लंबा वेव है रेडियो वेव। एक्सरे क्या हो जाएगा, इससे बहुत ही छोटा हो जाएगा। कौन खतरनाक होता है, बड़ा कि छोटा। देखते हो कोरोना कितना छोटा था, वायरस कितना छोटा होता है और कितना खतरनाक है। सांप से उतना खतरा नहीं है जितना कि वायरस से खतरा है। तो ये समझ लो कि जो वेवलेंथ, जो वेव जितना छोटा होगा उसके पास उतना अधिक एनर्जी होगा, उतना अधिक वो किसी को उस पर एनर्जी से प्रहार कर सकता है। तो पूरे दुनिया में देख रहे हो सब जगह कम्युनिकेशन सिस्टम स्टेब्लिश हो रहा है, सब जगह मोबाइल नेटवर्क है, टेलीविज़न सिस्टम है, रेडियो सिस्टम है, माइक्रोवेव एवन देख रहे हो, ये सब है बहुत सी जगह पर। पूरी दुनिया में बहुत सारा वेव चल रहा है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में वेव कौन सा यूज हो रहा है, रेडियो वेव यूज हो रहा है। देख रहे हो मोबाइल है, टेलीविज़न है, सैटेलाइट है, ये सब में कौन सा वेव यूज हो रहा है, रेडियो वेव। अब इसका जो वेवलेंथ है वो किस ऑर्डर में होता है, इसको याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेडियो वेव का वेवलेंथ किस ऑर्डर में होता है, कहाँ से कहाँ रहता है। वेवलेंथ जो होगा इसका 1 मीटर से लेकर के लगभग की बात है, एग्जैक्ट बात नहीं कर सकते हम लोग, एक रेंज में बात करेंगे कि लगभग 1 मीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक इतना लंबा वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स होता है अबाउट 1 मीटर टू अबाउट 10 किलोमीटर। वेवलेंथ ऑफ रेडियो रेडियो वेव्स आर अबाउट 1 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो कोई बता सकता है कि रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी किस रेंज में होगा, वेवलेंथ तो तुमको बता दिए, 1 मीटर से लेकर के 10 किलोमीटर, इतना लंबा रेडियो वेव है। फ्रीक्वेंसी निकालना होता तो कैसे बताते, फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लैम्डा। तो सी का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ मान लो तुम लेते हो 1 मीटर, ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ लिए, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या देगा सबसे
ज़्यादा देगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है रेडियो वेव का, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, और उस सबसे कम फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ कितना पुट कर देंगे, 10 किलोमीटर पुट करेंगे, 10,000 कर देंगे। तो यहाँ से बोल सकते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, पहले हम निकाल सकते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 10⁸ वेवलेंथ का वैल्यू सबसे अधिक कितना, 10 किलोमीटर, 10,000। ये हो गया 3 गुना 10⁴ हर्ट्ज। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 1 मीटर पुट करेंगे, ये हो गया 3 × 10⁸ हर्ट्ज। यानी कि जो इसका फ्रीक्वेंसी है कहाँ से कहाँ रेडियो वेव का रहता है, 3 गुना 10⁴ हर्ट्ज से ले करके 3 गुना 10⁸ हर्ट्ज। तो लगभग में याद करो कि 10⁴ से लेके 10⁸ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं इसका होता, ठीक है। ये तो हम एक रफली बोलेंगे, कभी भी ये नहीं सोचना है कि एकदम ये लिमिट हो गया, यहीं से यहीं बोलना है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, एक रफ आइडिया लगाना है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा, ऑर्डर पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर से किस ऑर्डर के बीच में रहता है। देख लो किस ऑर्डर में है, 10⁴ से 10⁸ इस ऑर्डर में इसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो ऑर्डर में याद रखना है फ्रीक्वेंसी। तो बोल सकते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स लाइज इन द रेंज ऑफ द ऑर्डर 10⁴ हर्ट्ज टू 10⁸ हर्ट्ज। ऐसे याद रखना है। 3 2 ये सब को हटा देना है, ऑर्डर याद रखो, 3 के 10⁴ से लेकर 10⁸ हर्ट्ज। तो सबसे पहले तो याद करना है कि सबसे अधिक वेवलेंथ वाला वेव, सबसे लंबा वेव है रेडियो वेव। अब देखो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या चीज़ तुमको याद रखना है, उसका फ्रीक्वेंसी, चाहे कोई एक वेवलेंथ कोई भी एक याद रखो, एक याद है दूसरा निकाल सकते हैं ना, वेवलेंथ याद है तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी याद है तो वेवलेंथ निकाल लेंगे। क्वेश्चन यहाँ से एकदम आता है कि इस वेव का बताओ फ्रीक्वेंसी किस रेंज में, वेवलेंथ किस ऑर्डर का, एक याद रखना है। दूसरा कैसे प्रोड्यूस होता है, और तीसरा इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, यूज कहाँ कहाँ है। कैसे प्रोड्यूस होता है रेडियो वेव का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। तो किसी भी रेडियो वेव का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, चाहे वो रेडियो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी वेव हो, ठीक है, उसका प्रोडक्शन का ऑरिजिन क्या होगा, सब में एक ही चीज कॉमन होगा, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। कि कहीं पर भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है तो वो निकल रहा होगा किसी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेशन चलेगा तो उससे निकलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब अलग अलग तरीका है, किसी में एक्सेलरेशन कैसे करा रहे हैं, किसी में एक्सेलरेशन हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं कि बैटरी से उसके स्पीड को बढ़ाकर किसी पे कोलिजन करवा रहे हैं, कहीं पर क्या कर रहे हो कि चार्ज किसी वायर में चलवा दिए हैं। तो इस तरह से अलग अलग मेथड से हम चार्ज का एक्सेलरेशन कराएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। कहीं पर ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में चार्ज को ले करके मेटल से कोलिजन करवा दे रहे हैं। तो सब में अलग अलग तरीका है, अलग अलग एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल होगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। तो इसका देखते हैं सबसे पहले मेथड ऑफ प्रोडक्शन, रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस करते हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेडियो वेव और इसका यूज। एक तो सबको बताना है यूज ऑफ रेडियो वेव। तो कैसे ये वेव कैसे काम करता है, टेलीविजन में देखते हो एंटीना पहले लगा होता था, अब एंटीना नहीं लगा हुआ है, अब एंटीना उसके अंदर में इनबिल्ट है। मोबाइल में जो शुरू में मोबाइल निकला था उसमें से एंटीना निकलता था, अब एंटीना उसके अंदर में इनबिल्ट है। एंटीना का काम क्या होता है, एंटीना क्या चीज़ होता है, कोई भी कंडक्टर होता है, रॉड होता है कंडक्टर का,
अब उस वो क्या काम करता है, वो वेब का प्रोडक्शन, वेब भेजता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ट्रांसमीटर का काम करता है, वेब भेजता है चाहे उसको रिसीव करता है, तो वो ट्रांसमीटर काम करता है। ट्रांसमीटर काम ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजना या उसको रिसीव करना। तो मोबाइल से क्या होता है, इसमें अंदर में ट्रांसमीटर एंटीना है जो ट्रांसमीटर काम कर रहा है, टेलीविजन में एंटीना है जो ट्रांसमीटर का काम कर रहा है, वो रेडियो वेव यहाँ से भेजेगा या फिर वहाँ से रिसीव कर लेगा। देखते हो ना, मोबाइल हम लोग ऑन करते हैं, डायल करते हैं तो तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइनली किससे निकलता है, एंटीना से। तो एंटीना से निकलता है, एंटीना में क्या होता है, किसी भी टेलीविजन के एंटीना में क्या होता है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो रेडियो का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, किसी भी वायर में अगर चार्ज चलेगा तो वो एक्सलेशन में जा रहा है, तो उससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, रेडियो वेव निकलेगा। तो एक तो तरीका हो गया कि इसका प्रोडक्शन करना है तो कैसे करेंगे, किसी भी वायर में जो करंट है, किसी वायर में करंट है, एंटीना में जो करंट ये सब है, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो किसी ट्रांसमीटर में जो करंट जा रहा है, ये सब जा रहा है, वो प्रोड्यूस कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहला हो गया करंट इन ए वायर प्रोड्यूसेस रेडियो रेडियो वेव, ठीक है पहला। दूसरा, रेडियो कैसे काम करता है, बताया था ना कि पुराने ज़माने में जो रेडियो होता था, अब तो रेडियो छोटा साइज का हो गया, सब मोबाइल में ही आ गया। पहला जो शुरुआत वाला रेडियो बना था इनिशियल स्टेज में, तो उसमें देखते थे नॉब को रोटेट करते हैं तो उसमें एक जो है वायर वो ऐसे स्लाइड करता है, और किसी जगह पर देखते थे कि स्टेशन से वो मैच कर गया, उसमें गाना वाना बजने लगा। तो उसके अंदर में क्या क्या होता है बताए थे, इंडक्टर कॉइल होता है, वायर होता है, एक बोर्ड पे कैपेसिटर बहुत सारा होता है, उसमें सारा चीज़ तुमको मिल जाएगा। किसी भी पुराने रेडियो को देखो तो उसमें बटन जैसा छोटा छोटा वो मिल जाएगा, कैपेसिटर। कॉइल बना हुआ क्या बन गया, इंडक्टर। वायर क्या है, रजिस्टर, ठीक है। तो हम बोले थे कि रेडियो में क्या होता है, इंडक्टर कैपेसिटर, उसमें होता है एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन अभी पढ़े थे, तो एलसी ऑसिलेशन में क्या हुआ था, एलसी ऑसिलेशन में होता है इंडक्टर और कैपेसिटर, किसी एक को हम एनर्जी से भर दिए और दूसरे के साथ उसको कनेक्ट कर दिए, तो एक का एनर्जी दूसरे में जाता है, फिर इसका एनर्जी उसमें आता है, एनर्जी ऑसिलेट करते रहता है, चार्ज का मोशन होता है, चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करेगा वायर से, तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें क्या हो रहा है, एलसी ऑसिलेशन, तो जहाँ भी एलसी ऑसिलेशन होगा वहाँ पे चार्ज एक्सेलेशन में जा रहा है, चार्ज कभी इधर जा रहा है फिर कभी इधर आ रहा है, और चार्ज एक्सेलेशन में जा रहा है, फोर्स उस पर लग रहा है, तो ये प्रोड्यूस कर देगा एलसी ऑसिलेशन इसको बोलेंगे, और इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये वेव कौन सा होगा, ये वेव होगा रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, एलसी ऑसिलेशन। अगर कोई सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर कैपेसिटर है तो उसमें हो रहा है एलसी ऑसिलेशन, तो वहाँ से, तो एलसी ऑसिलेशन होने में से निकलेगा रेडियो वेव। रेडियो वेव का प्रोडक्शन होता है बाई एलसी ऑसिलेशन, बाई जिस मशीन में एलसी ऑसिलेशन होगा उसको बोलेंगे एलसी ऑसिलेटर, तो बाई एलसी ऑसिलेटर, जिसमें एलसी ऑसिलेशन होगा उस डिवाइस को क्या बोल देंगे, एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर से हम लोग किसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, रेडियो वेव। अब यूज इसका देख लो, एक तो यूज इसका सबको जान ही रहो, इन मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो, और कौन सा चीज, सैटेलाइट, कम्युनिकेशन। एक ये हो गया। दूसरा, एक होता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज होता है। अब तुम सोचो कि मोबाइल में रेडियो वेव ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्या फायदा है। एक तो इसका एनर्जी बहुत कम है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा हार्म, अभी तो सुनिए ना कि रेडिएशन से कैंसर हो रहा है, ये सब हो रहा है, पक्षी सब मर गया, तो रेडियो वेव है तो तब इतना दिक्कत है।
अगर खतरनाक एक्सरे चलने लगता तब क्या होता, आदमी सब जहाँ तहाँ मर जाता ना। मोबाइल में एक्सरे यूज करने लगे तो समझते हो क्या होगा। गामा रे यूज करे, जिसके पास मोबाइल हो सब देख के भाग जाएगा, देश का देश खाली हो जाएगा। तो रेडियो वेव्स का यूज और फायदा क्या है, लेकिन गामा रे का यूज नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते हैं। तो कैसे मोबाइल कैसे काम करता है देखते हो, मोबाइल का टावर लगा होता है सब जगह। मोबाइल का टावर लगा हुआ है। मोबाइल टावर में क्या रहता है, ये रहता है एंटीना, ट्रांसमीटर रहता है उसमें। ट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल यहाँ से भेजता है, रिसीव करता है। ट्रांसमीटर मतलब जो रिसीव करे और सेंड करे। और यहाँ पर मान लो मोबाइल है, दूसरा कोई आदमी यहाँ पर है, जिसके मोबाइल पे तुम बात करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। तो मोबाइल क्या करेगा, एक सिग्नल तैयार करेगा। सिग्नल कैसे तैयार करेगा, इससे पहले तो बैटरी वैटरी है, करंट वेंट है, करंट जो भी हम बोल रहे हैं, साउंड एनर्जी को एक डिवाइस इसमें पहले से लगा हुआ है। जो मान लो कि हम जो भी फिजिकल पैरामीटर है, जैसे साउंड है, एनर्जी है, हीट है, ये सब चीज़ है। तो मोबाइल में हम कुछ भी बोले तो पहले कौन सी चीज़ गया, साउंड गया। साउंड को इसमें एक ऐसा डिवाइस है जो रिकॉग्नाइज करेगा और उसको कन्वर्ट किस में कर देगा, इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करेगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर से पहले जब हमारा साउंड जाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और फिर दूसरा डिवाइस ऐसा है जो करंट को किसे बदल देगा, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, लाइट में, या किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल देगा। तो फिर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलेगा। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से चल दिया, अब यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गया, और वो पहले जाएगा कहाँ, इस टावर पे जाएगा, रिसीव ट्रांसमीटर पे जाएगा। और ये ट्रांसमीटर फिर क्या करेगा, यहाँ से इसमें एंटीना उंटीना है जो फिर इस सिग्नल को प्रोसेस करेगा और सही जगह पर पहुंचा देगा। प्रोसेस करेगा मतलब कि उसको कुछ उसमें चेंज कर देगा और उसको फिर यहाँ से भेज देगा। अब बीच रास्ते में मान लो कि आ गया पहाड़, एक ऐसा माउंटेन आ गया, ये तो नहीं जाना चाहिए सिग्नल, लेकिन फिर भी देखते हो बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है, सब घर में बैठे बात करते हैं और तुरंत उसके तक बात चला गया। तो बिल्डिंग के रहने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा, क्यों दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो माउंटेन है, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई रुकावट आ गया। तो रेडियो वेव के साथ क्या अच्छा ये है कि अगर कोई रुकावट आता है, जैसे मान लो कि रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, और रेडियो वेव इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर मुड़ जाएगा और मुड़ करके फिर आगे निकल जाएगा। जैसे साउंड वेव में देखते ना हो, हम लोग बोल रहे हैं सामने ऐसे बोल रहे हैं, साउंड हम इधर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीवार इधर है, दरवाजा उधर है, तो साउंड क्या करेगा, सामने दीवार पर आकर वहां से मुड़ जाएगा, कहीं भी पिलर मिला उसको वहां से मुड़ करके आगे बढ़ जाएगा। तो जहां जहां उसको रुकावट मिलेगा ना, साउंड उसको पार कर जाएगा। तो रेडियो वेव क्यों साउंड पार कर जाता है, क्यों रुकावट को वो पार करके टकराता नहीं है। अगर तुम सिंपल लाइट भेजो, टॉर्च जला कर भेजो सीधा, तो सीधा जाएगा, लौट आएगा। ऐसा तो नहीं कि वहां से मुड़ के दीवार से दूसरे जगह से निकल जाएगा। लेकिन साउंड में ये चीज़ हो रहा है, क्योंकि साउंड का वेवलेंथ क्या है, बहुत बड़ा है। जिसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होगा वो रुकावट के पास आकर क्या करेगा, मुड़ सकता है। अगर मान लो कि हम वेव इधर भेजे हैं और सामने रुकावट आ गया, तो ये ऐसे मुड़ करके फिर आगे बढ़ जाएगा। तो लाइट के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है, साउंड का वेवलेंथ बहुत बड़ा है, तो वो पार कर रहा है। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत बड़ा है, तो इसके साथ क्या फायदा हो गया कि ये ऑब्स्टेकल को पार करके आगे पहुंच जाएगा। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, लाइट में ये होता है डिफ्रैक्शन। इस चीज को बोल रहे हैं डिफ्रैक्शन, कि अगर रुकावट आएगा तो वेव उसको पार कर जाएगा, तो वो डिफ्रैक्ट हो गया। तो रेडियो वेव में डिफ्रैक्शन बहुत अधिक होता है, तो रुकावट को पार करके आगे बढ़ सकता है। तो ये याद रखना है कि सिंस, तो देखो रेडियो वेव सबसे अधिक डिफ्रैक्शन वाला वेव कौन सा है, रेडियो वेव है। डिफ्रैक्शन किसका होता है, किसका आसानी से होता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। जितना अधिक वेवलेंथ होगा वो ऐसे से ना जाएगा, और एकदम छोटा वेवलेंथ वाला है तो ऐसे से जा रहा है, और बड़ा वेवलेंथ है तो एकदम ऐसे उछलते कूदते जा रहा है। उसका रास्ता में मिला पहाड़, तो पहाड़ को ही पार करके आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसके बाद जो है वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे इसके बाद जो आएगा दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा है, इससे उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम, इससे कम वेवलेंथ, ज्यादा एनर्जी। अब एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ कम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन का नाम तो सब लोग यूज किए ही होंगे ना, माइक्रोवेव ओवन आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सब उसी में खाना सब लोग खाने में लगा बना बना करके। माइक्रोवेव ओवन,
किसी भी जाओगे ना रेस्टोरेंट सब में, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट, माइक्रोवेव ओवन में तुरंत जो है ना खाना गर्म करके ला के दे देगा। तो उसमें कौन सा वेव का यूज हो रहा है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का पहले तो याद करो वेवलेंथ। वेवलेंथ किस ऑर्डर में होता है? 1 मिलीमीटर से लेकर के कितना, 30 सेंटीमीटर तक। 1 मिलीमीटर से लेकर के 0.3 मीटर तक, यानी 30 सेंटीमीटर तक इसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ ऑफ माइक्रो वेव लाइज बिटवीन 1 मिलीमीटर टू 0.3 मीटर। वेवलेंथ कम हो गया। पहले कहाँ तक था? 1 मीटर से 10 किलोमीटर तक था रेडियो वेव। इतना लंबा रेडियो वेव था, 10-10 किलोमीटर लंबा एक वेव होता है। एक जिसका वेवलेंथ 10 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर में उसका एक साइकिल ही कंप्लीट होगा। कितना अधिक वेवलेंथ हो गया। और यहाँ इसका वेवलेंथ कितना है? 1 मिलीमीटर में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा वेव है। और रेडियो वेव का ऐसा है कि अभी ऐसे जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का रेंज तुम लोग खुद से ट्राई कर लो। कोई एक चीज़ याद करो, दूसरा उसका जब जरूरत पड़े तो निकाल लेंगे, ठीक है? फ्रीक्वेंसी का रेंज निकाल लेंगे कहाँ से कहाँ। अब माइक्रोवेव का प्रोडक्शन कौन सा इंस्ट्रूमेंट करता है? प्रोडक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोवेव का प्रोडक्शन करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, उसको याद कर लेना है। माइक्रोवेव का प्रोडक्शन करता है क्लाइस्ट्रॉन्स और मैग्नेट्रॉन्स। क्लाइस्ट्रॉन्स एंड मैग्नेट्रॉन्स। रेडियो वेव, सॉरी, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स कैन बी produced by electronic instruments क्लाइस्ट्रॉन्स और मैग्नेट्रॉन्स। क्लाइस्ट्रॉन्स और मैग्नेट्रॉन्स। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, एक क्लाइस्ट्रॉन्स होता है और एक मैग्नेट्रॉन्स होता है। इन दोनों से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव तो घर में भी प्रोड्यूस होता है ना है, और माइक्रोवेव ओवन में करते हैं। क्लाइस्ट्रॉन्स और मैग्नेट्रॉन्स, इसको याद कर लेना है। क्लाइस्ट्रॉन्स और मैग्नेट्रॉन्स, इसका यूज बताओ। माइक्रोवेव ओवन में कौन से तरह के फूड मटेरियल को ये गर्म करता है जिसमें वाटर कंटेंट हो? जैसे पोटैटो, टोमेटो, ये सब है ना, तुरंत रखोगे तुरंत एकदम जो है ना उसको एकदम सही कर देगा। लेकिन अगर तुम एकदम सूखा हुआ मैगी को जाके रखो तो कभी होगा? कुछ नहीं होने वाला है। प्लास्टिक रख दो, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जिसमें पानी का कंटेंट है, तो पानी का कंटेंट होने से क्या फायदा होता है? वाटर मॉलिक्यूल जिसमें होगा तो क्या होता है ना कि ये जो माइक्रोवेव होता है उसका वेवलेंथ बता दिए, इस ऑर्डर में है, इस फ्रीक्वेंसी इसका है। अब वाटर मॉलिक्यूल जो होगा सभी रेडियो वेव, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में माइक्रोवेव को ये अब्जॉर्ब कर लेता है। माइक्रोवेव को अब्जॉर्ब करने से क्या होता है? ये रोटेट करने लगेगा। रोटेट करेगा तो ये अपना एनर्जी दूसरे को दे देगा, फिर ये भी रोटेट करेगा, ये भी अपना एनर्जी देगा। और इस तरह से एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। पानी गर्म कर देखते हो ना, पानी सब इधर उधर उबलने लगता है, तब बबल वाटर मॉलिक्यूल इधर उधर ट्रांसफर होते रहता है, एनर्जी टकराता है, तब ना एक से एनर्जी दूसरे में जाता है। तो माइक्रोवेव ओवन में जिसमें वाटर कंटेंट है उसको माइक्रोवेव एनर्जी देता है, और वो वाटर मॉलिक्यूल रोटेशन करने लगा
रोटेशन करने लगा और उसका एनर्जी दूसरे में जा करके फिर ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से कोई फूड प्रोडक्ट बेक्ड हो जाता है। और तो एक तो हो गया माइक्रोवेव ओवन में, और दूसरा कहाँ यूज होता है? एक यूज ये हुआ, दूसरा यूज होता है रडार के नेविगेशन सिस्टम में। इन रडार नेविगेशन सिस्टम, रडार नेविगेशन सिस्टम। तो देखो, रडार में क्यों यूज करते हैं माइक्रोवेव? माइक्रोवेव का वेवलेंथ रेडियो वेव्स की तुलना में क्या है? बहुत कम है, बहुत कम है ना। जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसके सामने रुकावट भी आएगा तो वेवलेंथ पार कर जाएगा। अब रडार क्या करता है? रडार सिग्नल भेजता है। रडार सिग्नल भेज रहा है चारों तरफ, ठीक है। जैसे इंडिया का रडार है, चारों तरफ सिग्नल भेज रहा है, वेव भेज रहा है। अगर वो रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता तो क्या होता? सामने से पाकिस्तान का एरोप्लेन निकल गया और उसको एरोप्लेन को क्या करता ये वेव वेवलेंथ, अगर रेडियो वेव भेजता रडार तो वो वेव पार करके पाकिस्तान में चला जाता, लौट के नहीं ना आता, धोखा दे देता, पता ही नहीं चलता कि कोई आया है। तो उसमें रेडियो वेव यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के साथ क्या प्लस पॉइंट है कि इसका वेवलेंथ बहुत छोटा है, तो इसके सामने अगर रुकावट आएगा, छोटा मोटा रुकावट को ही पार कर सकता है, बड़ा रुकावट को पार, जितना अधिक वेवलेंथ उसके लिए उतना बड़ा रुकावट को पार करने की क्षमता उसमें है। वेवलेंथ छोटा है तो छोटा रुकावट को ही पार कर पाएगा। तो छोटा रुकावट को पार कर, कोई मान लो एरोप्लेन आ गया, तो अगर हम माइक्रोवेव भेजेंगे तो क्या होगा, वो पार नहीं करेगा, उससे टकरा के लौट जाएगा, टकरा कर रडार में वापस लौट जाएगा, तो रडार को पता चलेगा कि अरे उधर से वेव टकरा के लौटा है, जरूर वहाँ पर कुछ है, और बाकी सब तो वो कर ही लेगा काम। तो इसमें हम लोग रडार सिस्टम में यूज करते हैं माइक्रोवेव, क्योंकि इसको भेज सकते हैं कैसे, रेडियो वेव को हम लोग वेव के रूप में जाएंगे, वो ऐसे उछलते कूदते जाएगा, पार करके निकल जाएगा, लौट कर नहीं आएगा, रिफ्लेक्ट नहीं करा सकते हैं। इसको हम लोग रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, इसको बीम के रूप में भेज सकते हैं, बीम जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के लौट आएगा। तो ड्यू टू स्मॉलर वेवलेंथ, जैसे एरोप्लेन, रॉकेट, कुछ भी मतलब रहेगा, सैटेलाइट, ये सब है ना, वो ऑब्स्टेकल को पे माइक्रोवेव जाएगा, लौट करके वापस रिफ्लेक्ट होकर के लौट जाएगा, उसको पार नहीं करेगा। तो चलो, माइक्रोवेव का समझ गए ना। इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, रडार नेविगेशन सिस्टम में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है, बहुत ही छोटा है। वेवलेंथ छोटा होने से इसका डिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, मतलब रुकावट को ये पार नहीं कर पाएगा, टकरा करके लौट जाएगा, रडार इस बात को कैच कर लेगा। इसके बाद अगला कौन सा आता है, इससे भी अब रेडियो वेव से छोटा वेवलेंथ वाला माइक्रो, माइक्रो से भी छोटा कौन आ गया, इंफ्रारेड, आईआर वेव्स, यानी कि इंफ्रारेड। अब रेड से ज़्यादा वेवलेंथ, रेड कलर से भी ज़्यादा वेवलेंथ हो गया इंफ्रारेड। जैसे विजिबल में होता है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वेवलेंथ इधर बढ़ रहा है। और रेड के बाद जो वेव आ गया ज़्यादा वेवलेंथ वाला, उसको क्या बोल दिया गया, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, तो इसका रेड का वेवलेंथ कितना होता है, 7500, 7000 मान लो। तो 7000 से जो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा वो बन जाएगा, उसको कहा जाएगा इंफ्रारेड। तो वेवलेंथ कितना से होता है, 7000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, एंगस्ट्रॉम से लेकर के तो 7000 से बढ़ के कहाँ तक जाएगा, वो माइक्रोवेव तक पहुँच जाएगा। 1 मिलीमीटर से लेकर के 0.3 मीटर, तो इसका चला जाएगा मिलीमीटर तक। तो
लगभग मान लो कि 10 के पावर माइनस 3 मीटर तक चल गया। ठीक है, 0.7 नैन 700 नैनोमीटर से लेकर के 10 के पावर माइनस 3 मीटर तक, ये हो गया वेवलेंथ का रेंज। अब इंफ्रारेड वेव का प्रोडक्शन कहाँ होता है? प्रोडक्शन कहाँ होता है? आईआर वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो बताओ, किसी को पहले से आता है तो देखो, सबसे पहले तो देखते हो ना, कुत्ता ये सब कुछ देखते हो, वो पहचान लेता है कि यहाँ पर वो खतरनाक आदमी गया है, आतंकवादी गया है, वो आईआर वेव को तुरंत कैच कर लेता है। जितना भी जीव जंतु है, हम लोग हैं, सबसे निकलता है इंफ्रारेड रे। तो जितना भी जीवित चीज है, ऑल लिविंग इंटिटी जितना भी है, उससे निकलता है आईआर वेव। तो आईआर वेव्स आर emitted from living beings। ठीक है ना? बहुत से जगह पे मसल में स्ट्रेन आ गया, क्रैम्प आ गया, तो फिजियोथेरापिस्ट के यहाँ जाएंगे तो क्या करेगा? कुछ ऐसा बेल्ट वेल्ट लगा देगा चारों तरफ, और वो इंफ्रारेड रे भेज रहा है, और उस मसल उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और उसको ठीक कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज कहाँ पर है? थेराप्यूटिक यूज में है, मेडिकल लाइन में है। इन अब देखो, तो आईआर, तो उसमें देखते होगे, डिस्कवरी वाला जो आदमी आता है, खतरनाक आदमी, सांप भी खा करके वो खुश होता है कि इसमें प्रोटीन है, वो सारे चीजों में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के रूप में देखता है, और उसके लिए टेस्ट वेस्ट का कोई मतलब नहीं है। उसको ये दिखाया जाता है, कभी कभी वो ऐसा किया कि जा करके अजगर के बिल में जाकर सो गया, और उसका इमेज लेकर के दिखाया। कभी कभी रात में वो चला गया जंगल में, अजगर के बिल में जाकर सो रहा है, और वहां पर दिखा रहा है, तो फोटोग्राफी करा रहा है। अंधेरा है, जंगल है, कहीं लाइट नहीं है, लाइट भी जलाएगा तो बाघ चीता सब आ जाएगा, वही समस्या है। तो वो कैसे फोटोग्राफी करता है? तो वो फोटोग्राफी कुछ कैमरा होता है जो कि आईआर वेव का यूज करता है, इंफ्रारेड रे का यूज करता है, नाइट विजन कैमरा जिसको बोलते हैं। तो अब तो इंडिया के पास बॉर्डर पे ये सब आ गया, नाइट विजन कैमरा बहुत पहले से भी है, अब खतरनाक रूप से आ गया है। अब पाकिस्तानी सोल्जर सब जाएगा ना रात में, पहले क्या होता था कि बाउंड्री पार करके सुरंग बना के चला आया, अब उसको रात में पता है कि दिख रहा है, सबके सेना के पास है ऐसा कैमरा, अब वो देख रहा है आसानी से कि ये लोग इधर उधर जा रहा है। तो फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं बाय यूजिंग इंफ्रारेड रे रात में, ये जा सकता है। कहीं पर कुहासा है, धुंध है, कोहरा है, तो उसमें भी ऐसे मोबाइल से क्लिक करो तो होगा, फोटो खिंचाएगा? नहीं खिंचाएगा, विजुअल लाइट का यूज नहीं करेंगे, फ्लैश भी कर दो नहीं होगा। तो वहाँ पर इंफ्रारेड रे का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग इंफ्रारेड रे के साथ क्या पॉजिटिव है कि वो मीडियम में जो वाटर मॉलिक्यूल, मिस्ट, धुंध, कोहरा ये सब जो आ गया है, उसको भी ये पार कर जाएगा, पेनिट्रेट करके ऑब्जेक्ट तक चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के फिर लौट आएगा। तो इस तरह से हम लोग फोटोग्राफी कर लेंगे। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इन फोटोग्राफी, इन फोटोग्राफी थ्रू हेज एंड फॉग। प्रचार आया था कि इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो फोटोग्राफी थ्रू हेज एंड फॉग, देखो, कुहासा हो गया, ये सब हो गया, उसमें अगर हमको फोटोग्राफी करना है तो आईआर वेव का यूज करेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल सबको पेनिट्रेट करके चला जाएगा, फोटोग्राफी कर लेगा। तो ये दो चीज़ इसका यूज हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। और ये भी लिख लो, इन सिक्योरिटी सिस्टम नाइट विजन कैमरा, इन नाइट विजन कैमरा
ये हो गया आयर वेव। उसके बाद कौन सा बचा? विजुअल लाइट। अब देखो, लाइट ही हम लोग के जीवन में है जो कि इतना सब कुछ कर रहा है। और इसका तुम देखो फ्रीक्वेंसी का रेंज बहुत छोटा है। ये बहुत पूरे स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी देख लो, 10 किलोमीटर से लेकर के वेवलेंथ मान लो कि चल गया 10 के पावर -15 में चल गया है, 10 के पावर -10 मीटर में चल गया। इस पूरे रेंज में या फ्रीक्वेंसी तुम देख लो, फ्रीक्वेंसी मान लो कि 10 के पावर 22 से लेकर के 10 के पावर 22 हर्ट्ज से लेकर के 10 हर्ट्ज तक चला गया। ठीक है, तो विजुअल लाइट जो है उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज कहाँ से कहाँ आता है? तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज में इसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ इस ऑर्डर में होता है 4000 से 7000 के बीच में। फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते ना है, फ्रीक्वेंसी। विजुअल लाइट तो सबसे आसान है, सबको पता है। अब इसमें तुम बताओ विजुअल लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है और यूज बताना है। प्रोडक्शन और यूज, यूज में कोई ये नहीं बोला कि देखने में, उसको छोड़ के बताना है। एक तो हो गया प्रोडक्शन और दूसरा इसका यूज। फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेज जैसे सन हो गया, कैंडल हो गया, ये सब हो गया ना, सन, प्लानेट। कैंडल हो गया, ये सब हो गया। तो एक तो हो गया ये। दूसरा केमिकल रिएक्शंस बहुत सारा होता है जिसमें कि लाइट का इमिशन होता है ना। जैसे फॉस्फोरस का कुछ कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो लाइट का इमिशन होगा। तो फ्लेम टेस्ट में, केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट में तो विजुअल लाइट का यूज जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है बहुत जगह। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर देखे हो, खींच गया, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में लाइट का यूज कहाँ होता है? तो पहला क्या करता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी फिजिकल पैरामीटर को बदलता है किसमें? इलेक्ट्रिकल करंट में बदलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सिग्नल को किसमें बदलता है? लाइट में। अब उस लाइट को हम मीडियम में भेज सकते हैं थ्रू एयर, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, और फिर उस सिग्नल को भेज करके हम दूसरी जगह फिर वापस उसको करंट में, करंट को फिर से सिग्नल में बदल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है विजुअल लाइट का। तो इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। और फ्लेम टेस्ट से हम लोग बहुत सारे एलिमेंट के बारे में पता कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट है। प्रोडक्शन का एक तरीका वो भी था, और फ्लेम टेस्ट में भी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, इन फ्लेम टेस्ट किसी एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं फ्लेम टेस्ट से। तो हो गया। अब विजुअल लाइट के बाद अब कौन आ गया? विजुअल लाइट के बाद आ गया अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज। इसका वेवलेंथ की जब फ्रीक्वेंसी याद करना ज़्यादा अच्छा है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद करो। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होता है 10 के पावर, यू अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गामा रे, 10 के पावर 14 से लेकर के 10 के पावर 17 हर्ट्ज। अल्ट्रा वायलेट रेज का फ्रीक्वेंसी होता है 10 के पावर 14 से लेकर 10 के पावर 17 हर्ट्ज के बीच में। अब इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? प्रोडक्शन कैसे करते हैं? प्रोडक्शन
कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत गर्म है, अल्ट्रा हॉट, तो उससे अल्ट्रा वायलेट रे निकलता है। अल्ट्रा वायलेट रे का प्रोडक्शन होगा, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला है, जैसे सन से तो सब वेव ही निकलता ना है, सन से हर तरह का वेव निकल रहा है। तो सन से भी निकलता है यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे। आर्क लैंप देखते हो, वेल्डिंग वेल्डिंग करता है सब, उससे भी निकलता है यूवी रे। इसका यूज कहाँ होता है? यूज लेट। तो यूवी रे का प्रॉपर्टी क्या है कि ये किसी भी लिविंग सेल को मार सकता है, किल कर सकता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज कैन किल लिविंग सेल्स और बैक्टीरिया। हेंस यूवी यूवी रेज यूवी रेज कैन बी यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। हेंस अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क वाटर इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में क्या होता है ना कि नहीं बताना चाह रहे हम, छोड़ो, कैंसर में सब बेकार चीज है, नाम लेना। अच्छा, बात आएगा तो बोल देते हैं। कैंसर में क्या होता है कि कोई कोई सेल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, ग्रोथ एकदम हो गया अनकंट्रोल्ड। तो अब अल्ट्रावायलेट क्या करेगा, उस सेल को डैमेज कर मार देगा, ठीक है, तो उस सब सेल को हटा देगा। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। तो कुछ कंपनी क्या करती है ना कि वो अपने डिटर्जेंट में कुछ केमिकल मिला देती है, कुछ पार्टिकल मिला देती है। वो पार्टिकल क्या करता है? वो पार्टिकल करता है अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब। जैसे सन से तो अल्ट्रा वायलेट रे आ ही रहा है, कम मात्रा में आ रहा है। तो डिटर्जेंट यूज किए कपड़ा में, अब उस कपड़ा में, क्लॉथ में वो पार्टिकल चला गया जो यूवी रे को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो पार्टिकल उसमें चिपका हुआ है और यूवी रे उस पार्टिकल पे आएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया और विजुअल लाइट को वो भेजा। जैसे कोई चीज़ एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो फिर उस एनर्जी में कुछ एनर्जी को बाहर भेजेगा, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया, उसका कुछ रोटेशन रोटेशन हुआ और कुछ एनर्जी वो बाहर रेडिएट कर दिया। तो अल्ट्रावायलेट रे को कोई अल्ट्रावायलेट रे तो दिखाई नहीं पड़ रहा हम लोग को कपड़ा पे अल्ट्रावायलेट रे आता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन वो मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब किया और इधर से सफ़ेद कलर, वाइट लाइट, विजुअल लाइट इमिट किया। तो हम लोग को वो कपड़ा क्या लगेगा, चमक रहा है, सफ़ेद हो गया। तो अगर किसी क्लॉथ में हमको अपीयरेंस कराना है वाइटर देन वाइट, सफ़ेद से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखा देना है ना, जैसे प्रचार में आता है, वाइटर देन वाइट यूज करना है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं यूवी रे। क्या करते हैं, हम लोग कुछ पार्टिकल उसमें डिटर्जेंट में मिला देते हैं जो यूवी रे को एब्जॉर्ब करता है और वो वाइट लाइट को, विजुअल लाइट को इमिट करता है। फ्लोरेसेंट केमिकल मिलाते हैं। तो इन सम डिटर्जेंट्स सम फ्लोरेसेंट केमिकल्स
are added which can absorb UV rays and emit visible light, due to which cloths appear whiter than white. एक तो ये जो हो गया कि कोई भी क्लॉथ का अपीयरेंस वाइटर देन वाइट कराना है तो उसके लिए यूज करते हैं ये वाला ट्रिक कि डिटर्जेंट में हम लोग फ्लोरेसेंट केमिकल मिला देंगे। फ्लोरेसेंट केमिकल जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब है ना, लाइट निकल रहा है तो केमिकल जैसे लाइट निकल रहा है, फ्लोरेसेंट केमिकल मिला देंगे। वो यूवी रे को ऑब्जर्व करेगा और विजिबल लाइट को इमिट करेगा, तो हमको क्लॉथ क्या दिखाई पर चमक उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो लगेगा कि वो काफ़ी क्लीन हो गया है। और एक और देखते होगे, जितना भी बैंक है नकली नोट का पहचान करने देखते हो, एक मशीन में बैंक वो रखता है, तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रे में उसको रखता है, और उसमें जैसे ही रखता है तो उसमें से कुछ चीज़ जो हम लोग को ऐसे नोट में दिखाई नहीं पड़ रहा है करेंसी में, अल्ट्रावायलेट रे पड़ते ही वो विजिबल हो जाता है। तो उसमें भी क्या है, फ्लोरेसेंट इंक का यूज़ किया जाता है। कुछ जितना भी स्टाम्प है, बहुत सारे स्टाम्प है, डॉक्यूमेंट है जो जिसमें फॉर्जरी हो सकता है, जिसमें फॉर्जरी हो सकता है। यहाँ तो बहुत सारा फॉर्जरी हो रहा है। स्टाम्प को लोग प्रिंट आउट निकाल के जमा कर दे रहे हैं, सीधे यूज कर ले रहे थे। पैसा भी आजकल 2000 का नोट आया था, सब प्रिंट आउट निकालना शुरू कर दिया था। तो उसमें बहुत सारा सिक्योरिटी पैरामीटर है। उसमें क्या होता है, इनविजिबल इंक का यूज होता है, जो कि सिंपली हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। जब अल्ट्रा वायलेट में उसको हम रखेंगे तो वो इनविजिबल इंक से क्या लिखा गया वो दिख जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। तो हम लोग किसी भी फॉर्जरी को डिटेक्ट करने में यूवी रे का यूज करते हैं। तो इन डिटेक्शन ऑफ एक फिल्म आया था मिस्टर इंडिया, उसमें दिखाता था कि वो आदमी गायब है और मोगैम्बो जब पहन लेगा एक लाल चश्मा तो वो दिख जाएगा। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि कुछ चीज़ इनविजिबल है, हम लोग को नहीं दिख रहा है, अल्ट्रा वायलेट रे पड़ते ही दिख जाएगा। तो देख रहे हो यूवी रे का कितना यूज है, बैंक सब में यूज होता है नकली नोट पता करने में। नहीं तो पाकिस्तान क्या करता है, नकली नोट टन का टन छाप करके यहाँ पर भेज देता है इंडिया। एक समय तो इधर जो नोट बदली हुआ ना, उसके पहले नकली नोट का मार्केट में कौन नोट असली है ये पता करना मुश्किल था। यूवी के बाद कौन आ गया, एक्सरे। देखो अब 3 रे है, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे। ये तीनों एक तरह का है, तीनों का प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसा है। तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा है, केवल डिफरेंस कहाँ पर है, तो प्रोडक्शन में डिफरेंस है, उसके चलते सबके पावर में डिफरेंस है, पेनिट्रेशन पावर में डिफरेंस है। अल्ट्रा वायलेट रे तो ऐसे ही सुन के हम लोग परेशान होते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रे धरती पे आ जाएगा, शरीर पे गिरेगा तो कैंसर वैंसर हो जाएगा, स्किन जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इस लिविंग सेल को ये बंद कर डैमेज करता है। और इसको बचाता कौन है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में जो होल हो गया है उस चलते कुछ अल्ट्रा वायलेट रे धरती पे आ रहा है और वो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब उसके लिए कंपनी सब क्या करी ना कि कुछ क्रीम व्रीम बांटने लगा, बेचने लगा कि ये क्रीम लगाइए अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट हो जाइए। सब आदमी जो है पूरा धूप में निकल रहा है, तो क्रीम व्रीम लगा करके बहुत सारे लोग जो भी समझदार लोग हैं। हम लोग को जो हो जाए, उतना लाइफ को बर्बाद नहीं करना कि बाहर निकले क्रीम लगाए अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा। एक तो धूप में अच्छा लगता है हमको इसी। एक्सरे, एक्सरे का प्रोडक्शन, तो एक्सरे तो हम लोग पूरा ये चैप्टर ही अलग है, एक्सरे के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा जानना है, एक्सरे का समझ लो कि इसका वेवलेंथ किस ऑर्डर में होता है, फ्रीक्वेंसी याद कर लो। तो फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर में होता है, उसका कितना था, 10 के पावर 14 से 10 के पावर 17। इसका 10 के पावर 17 से 10 के पावर 20 हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी।
इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड देखो, यहाँ पर याद रखना है, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी याद रखो, वेवलेंथ याद रखो, गामा रे का याद रखो, ये सब का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, याद करना तुम्हारा काम है। वेवलेंथ याद कर लो, चाहे कोई एक याद करो, दूसरा जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे। अब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे होता है एक्सरे का? एक्सरे का प्रोडक्शन करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं कूलिज ट्यूब। तो कूलिज ट्यूब में एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। कूलिज ट्यूब होता क्या है, ऐसे थोड़ा जान लेते हैं। कूलिज ट्यूब में क्या होता है कि एक वैक्यूम चैम्बर होता है। वैक्यूम चैम्बर होता है, इसमें एक टंगस्टन फिलामेंट होता है, जिसमें हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, एसी सोर्स से एसी करंट फ्लो करते हैं। करंट देने से क्या होता है, टंगस्टन हीटेड होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन गर्म होकर बाहर निकलेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रॉन। तो थर्मो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन करता है, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जो निकल गया उसके स्पीड को बढ़ाते हैं। स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पे 10,000 वोल्ट 20,000 वोल्ट ऐसे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इधर हो गया हाई पोटेंशियल, इधर हो गया लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किधर, इस तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा करके इधर लाएगा और इसका स्पीड को बढ़ाएगा। तो ऐसा हम बैटरी लगा करके इसके स्पीड को बढ़ाते हैं, एक्सेलेरेट कराते हैं। और एक्सेलेरेट कराने के बाद यहाँ पर एक होता है मेटल, मेटल कॉपर लेंगे, कुछ और लेंगे, और बहुत सारा अरेंजमेंट किया रहता है, उसके ऊपर पानी रहता है, वाटर फ्लो ये सब रहता है, उसको किसी मेटल से कवर किया रहता है जिसकी ये डैमेज ना हो जाए। और इस एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर ला करके हम लोग करते हैं कोलिजन। और जब कोलिजन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना पूरा एनर्जी इसको दे देगा, और ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सरे में, तो इससे निकल जाता है एक्सरे। हम लोग एक्सरे के प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कूलिज ट्यूब में। तो एक्सरे का प्रोडक्शन कहाँ होता है, इन कूलिज ट्यूब। इन कूलिज ट्यूब, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, कूलिज ट्यूब। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे अकर्स इन कूलिज ट्यूब। इन कूलिज ट्यूब प्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, बाय कोलिजन, बाय कोलिजन ऑफ एक्सेलरेटेड थर्मो इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए टारगेट मेटल। मेटल का नाम क्या है, टारगेट बोलते हैं उसको, जिस मेटल पे कोलिजन करवा रहे हैं उस मेटल को बोलते हैं टारगेट मेटल। टारगेट मेटल, ऐसा कोलिजन करवा के एक्सरे का प्रोडक्शन करवाते हैं। कूलिज ट्यूब में क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट में करंट भेजते हैं, करंट सप्लाई देते हैं, टंगस्टन गर्म होगा, हीटेड होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन के स्पीड को बढ़ाने के लिए बैटरी लगाते हैं हाई वोल्टेज का, इसको एक्सेलेरेट करता है, स्पीड को बढ़ाता है, और यहाँ पर एक मेटल से इस इलेक्ट्रॉन को टकराते हैं, कोलिजन कराते हैं। इलेक्ट्रॉन पूरा एनर्जी लूज कर देता है और वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है एक्सरे में। और भी बहुत सारा उपाय है, इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी करता है, वहाँ से भी एक्सरे निकलता है। तो दो तरह का एक्सरे निकलता है, वो सब डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो एक्सरे का प्रोडक्शन अगर लिखने आएगा तो क्या लिखेंगे, कूलिज ट्यूब में होता है कैसे, बाई कोलिजन ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन ऑन ए टारगेट मेटल। इसका यूज बताना है, यूज कहाँ होता है। तो यूज तो सब लोग देख ही रहो, मेडिकल लाइन में होता है ना। किसी का हड्डी वड्डी टूटा, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, एक्सरे लेने बोलता है। तो इन टेकिंग इमेज ऑफ बोन्स, हड्डी वड्डी का जो है ना इमेज ले सकता है, क्योंकि हड्डी को एक्सरे पेनिट्रेट पार नहीं कर पाता है, पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, किसको पेनिट्रेट करता है, फ्लेश को करता है। तो केवल जो है ना वो मांस को ये पार कर पाता है, हड्डी को पार नहीं कर पाता है, तो उसका इमेज आ जाता है। तो एक तो ये हो गया। और एक्सरे का यूज कहाँ होता है, बहुत सी जगह पर। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे का जो वेवलेंथ है, देखो आदमी बहुत खतरनाक चीज़ है ना, वो हर जगह पे अलग अलग चीज़ निकाल लिया है। अब
क्रिस्टल में क्या होता है, मटेरियल सब में एटम के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो एक्सरे के वेवलेंथ के ऑर्डर में होता है। तो एक्सरे का यूज करके वो मेटल या किसी भी मटेरियल के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता कर लेता है, क्या डिफेक्ट है ये सब पता कर लेता है। तो एक्सरे का यूज करके हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्रिस्टलोग्राफी में बता सकते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट है, किस तरह से एटम सब रखा हुआ है। तो इन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और कैंसर में तो जानते ही हो, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ह्यूमन लाइफ का यही दिक्कत है कि जिस रे से कैंसर हो रहा है वही ट्रीट भी कर रहा है। हमको लगता है ट्रीटमेंट इससे कम होगा, कैंसर ज़्यादा हुआ होगा। डॉक्टर साहब एकदम खुलेआम कुछ भी होगा तो एक्सरे करने बोल देते हैं कि एक्सरे करवाइए। एक्सरे के बाद कौन आ गया, गामा रे, लास्ट ये बच गया। इसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर में होता है, 10 के पावर 20 हर्ट्ज से लेकर के 10 के पावर 22 हर्ट्ज तक, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी इस ऑर्डर में होता है। गामा रे का प्रोडक्शन कहाँ होता है, प्रोडक्शन गामा रे का प्रोडक्शन कहाँ होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितना भी वो सारा है ना, जिससे कि गामा रे अपने आप निकलता है। तो इन सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, सबसे अधिक खतरनाक, सबसे अधिक एनर्जी वाला, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला लास्ट में कौन बचा, गामा रे। ये जो है ना बहुत पेनिट्रेशन पावर है, और ये आदमी उदमी कोई भी आएगा सामने इसको खत्म कर, नाम ही पड़ा है गामा। एक पहलवान भी थे, गामा पहलवान नहीं थे। तो दोनों का किसका नाम पहले पड़ा हमको नहीं पता है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी मैच हो रहा है। इसका यूज क्या है, इसका प्रॉपर्टी जो है सिमिलर टू एक्सरे, सिमिलर टू यूवी रे, लेकिन इसका पावर बहुत ज़्यादा है। सिमिलर टू, लेकिन आदमी के अब हम बोन में इसको पार कर जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी इसका हम लोग जनरली क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया वैक्टीरिया को मारने में, किसी को मारना है तो ये यूवी रे है, तम सबसे बढ़िया है। किसी को मार देना है तो यूवी रे, सॉरी, ये गामा रे भेज दो, काम तमाम हो जाएगा।